अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास फलाना। एब्सोल्युटली नॉट। अमरीकी गुलामी नामंजूर, अमरीकी साजिश नामंजूर। अमरीका होता कौन है हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे? अमरीका ने साजिश कर दी। होता कौन है ऐसा करने वाला? ये 1 साल तक हमें सुनने को मिला और एक पॉपुलर लीडर इमरान खान साहब की जुबानी सुनने को मिला। अमरीका ने हमारी हुकूमत को गिरा दिया। अमरीका है कौन? आइंदा के बाद ऐसा किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब हमें इससे हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। 75 साल में हमने अमरीकी गुलामी कर ली, अब हमें नामंजूर है। वो होता कौन है? लेकिन अब 1 साल के बाद जब ये एपिसोड 9 मई हुई और उसके बाद अब अमरीका ही है, जनाब अमरीका बहादुर ही है जो अब हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे, हमें बचाए। हम पिस रहे हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अमरीका प्लीज़ एक्शन लो, जल्दी करो। लेटर्स लिख रहे हैं आपको खतूत लिख रहे हैं। अब तो एक ऑडियो भी लीक हो गई इमरान खान साहब की। कांग्रेस की एक रुकन से ऑडियो लीक हुई है। इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि अब आप ही हैं वाहिद सहारा, अब आपने इसके ऊपर एक दफ़ा बोलना है, देखिएगा फिर क्या होता है। इमरान खान साहब जो पहले कहते थे तो एक दफ़ा तुम लोगों ने बोला तो हम तुम्हें बराबरी का जवाब देंगे, एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। तुम हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। अब कह रहे हैं कि चूंकि हमारे ऊपर आन पड़ी है 9 मई के बाद, हमने जो किया वो हमारे आगे आ गया है, हमारे औरतों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो अब अमेरिका बहादुर ही है जो वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी पास करे और हमें आकर बचाए। दूसरी जानिब हुकूमत ने चीफ जस्टिस साहब की ऑडियो लीक्स और बाकी जजेस की ऑडियो लीक के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर 3 रुकनी एक कमीशन कायम किया है कि वो ऑडियो लीक्स की तहकीकात करे। इस कमीशन का हतमी नतीजा क्या हो सकता है? इमरान खान ने इसके हवाले से ट्वीट भी की, अपना रद्द-ए-अमल भी दिया कि वो कौन है जो वज़ीर आज़म की भी ऑडियो लीक करता रहा। ये सारे मंजर आम सारे पहलुओं को देखना पड़ेगा। दूसरी जानिब गिरफ्तारियां इमरान खान साहब के लोगों की हो रही हैं, पार्टी को भी मुख्तलिफ लोग आज भी पेशावर से भी, पंजाब से भी और मुख्तलिफ हिस्सों से पार्टी के अहदेदारान अपनी पार्टी को तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह रहे हैं और वो फ़ौज के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI से, ब्रिगेडियर रिटायर महमूद शाह साहब दिफाई तजियाकार, इरफान कादिर अटॉर्नी जनरल, मामले खसूसी वज़ीर आज़म माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, सर ये आपसे कमीशन के ऊपर बात करनी, लेकिन उससे पहले ज़रा अमेरिका की गुलामी नामंजूर से, अमेरिका की साजिश नामंजूर से, अमेरिकी मुदाखलत नामंजूर से अमेरिकी मुदाखलत मंजूरी तक का जो सफ़र है, इसको एनालाइज सर आप कर सकते हैं तो। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि बड़ी इनकन्सिस्टेंसीज हैं खान साहब की मुख्तलिफ स्टेटमेंट में। जब ये हुकूमत में नहीं आए थे तो उस वक्त ये कुछ और बातें कर रहे थे और उस वक्त ये बहुत ज़्यादा वो यानी अमेरिका के वो जो प्रो अमेरिका थे उनके खिलाफ बोलते थे। फिर जब हुकूमत में आए तो ये खुद प्रो अमेरिका हुए। फिर जब अमेरिका इन्होंने साथ दिया उसका ट्रंप का, और ट्रंप जो इलेक्शन हार गया तो फिर इन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक बयानिया कायम किया। अब फिर कोई अमेरिका के हक में कोई बात कर देते हैं तो इनका कभी भी कोई कंसिस्टेंट स्टैंड नहीं रहा। आपस में सारा इनका जो स्टैंड है वो टोटल मुतसादिम है। तो अमेरिका किस हद तक मुदाखलत कर सकता था या कर सकता है, और जो मौजूदा हालात के अंदर हो रहा है अमेरिका क्या कर सकता है? इमरान खान को क्यों उम्मीद है अमेरिका से? ये सवाल बेहतर है आप खान साहब से ही पूछें। अच्छा। क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बातें की हैं तो मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल होगी उनको इस सारी चीज़ को वजाहत करते हुए। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, सर आप बताइएगा। दरअसल मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं और इसलिए वो जो भी कहें वो सुनते रहते हैं। इनिशियली जब ये साइफर का मामला आया तो लोगों ने कहा कि तो नॉर्मल रूटीन किस्म का साइफर है, यानी इसमें बताया गया कि वहाँ पर उनके वो डिप्टी सेक्रेटरी है उन्होंने क्या कहा, और वो बातें जी थी ये 7 मार्च को रिसीव हुआ था। तो 1 मार्च से 5 मार्च तक अगर आप पाकिस्तानी अखबारात देखें तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ था जो उस साइफर में लिखा हुआ है। अच्छा।
लेकिन वो छुपा के जेब में और कहे कि अमेरिका ने साजिश कर दी, फलाने ने कर दी। लेकिन और ये वो कैश तो कर गए ना, अपने इस बयानिया को भी कैश कर गए, और अब जो बयानिया वो मजीद बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी वो कैश कर रहे हैं जनाब। जी बिल्कुल, वही मैं कहता हूँ कि वो हमारी जो कौमी यानी जो समझ है, जो लोग हैं उनको, वो उनमें से शायद बहुत कम लोग ही इस गेम को समझ रहे होंगे कि ये तो गलत बोल रहे हैं। मतलब गलत बोलने के बावजूद भी वो उनके साथ हैं। आप उनको कहें कि जी झूठ बोलते हैं। मतलब है कि हम एक लीडर में देखते हैं कि एक लीडर जो है जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह है या दूसरे जितने भी है, कि क्या ये सच्चा है, ये सच बात कर रहा है, तो लोगों को मतलब है वो अंग्रेजी में बोलते थे तो कहते इनको समझ आ जाती है लोगों को, क्योंकि उनकी तो आप इमरान खान को कायद-ए-आज़म के लेवल पर ले गए कंपैरिजन, क्या वो जो भी बोले लोग तो मानेंगे? मैं कह रहा हूँ कि वो बेवकूफ़ों की तरह, यानी उसके ऊपर तो सही एतकाद था कायद-ए-आज़म के ऊपर, और वो उसकी पर्सनालिटी भी ऐसी थी, वो था भी ऐसे कि वो झूठ नहीं बोल सकता था। वो उसके वकालत के कैरियर में भी काफ़ी वाक़यात है कि वो काफ़ी सच्चा आदमी है। तो वो तो बिल्कुल, और इसलिए वो एक बड़ा तारीखी काम कर गया इस तरीके से। इमरान खान साहब ये जो पॉपुलिस्ट किस्म की वो पॉलिटिक्स है उसको फॉलो करते हुए दुनिया जहां के जो भी एग्जाम्पल्स है उनको फॉलो करता है, जैसे हिटलर के एग्जाम्पल को ये फॉलो करता है। ठीक है कामरान मुर्तज़ा साहब। ठीक सर, मैं समझ आ गई। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर देखें ना, एक साल में उन्होंने अमेरिका आपकी हुकूमत आने का, यानी पीडीएम की हुकूमत आने का सारा मरबा अमेरिका के ऊपर डाल दिया। आपकी हुकूमत ने उनके ऊपर थोड़ा सा स्क्रू टाइट किया तो उन्होंने अमेरिका से मदद मांग ली, यानी फिर भी लोग आज भी उनको फॉलो कर रहे हैं, फिर भी लोग उनकी बात पे यकीन कर रहे हैं। आप लोग कोई बयानिया बनाने में उनके खिलाफ कामयाब नहीं हुए, उनको गिरफ्तार एक दफा किया, आपको छोड़ने पर आप मजबूर हो गए जनाब। उसमें ऐसा है कि जो खान साहब के साथ लोग हैं वो आमतौर पे उम्र के लोग हैं, बच्चे भी और बच्चियां भी, और वो अभी तक उनकी वो मेच्योरिटी शायद नहीं आई होती। देखिए, इमरान खान साहब जो इंस्टॉल हुए थे उन्होंने सबसे पहले आके CPAC का जो ना धड़न तक किया था, उसका बेड़ा गर्क किया था। तो वो किसके मफाद में था और किसके खिलाफ था, ये तो आप जो है इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो उनके दौर में ये CPAC का जो है बेड़ा गर्क करके और फिर अल्टीमेटली जो है ना जब उनको निकाला गया, तो चूंकि यहाँ पे ऐसे जज्बात पाए जाते हैं अमेरिका के मुखालिफ, तो उन्होंने सबसे पहले जो है ना एब्सोल्युटली नात और अमरीकी गुलामी नामंजूर वगैरह वगैरह इस पे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। अब वो बेवकूफ़ तो कुछ अरसे तो बना लिया। वो बच्चे जो थे उन्होंने कारों के पीछे, मोटरसाइकिलों के पीछे, अपने व्हीकल्स के पीछे जो ना ये लिखना शुरू कर दिया एब्सोल्युटली नॉट। मगर वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा, या अमेरिकन ने खुद भी देखा कि ये उनके मफाद में नहीं है, तो अमेरिकन ने जो फिर उनसे मुलाकातें शुरू कर दी, और फिर उसके बाद जो ना उन्होंने वो अपने बयानिए से पीछे हटना शुरू कर दिया। और आज जो है वो सिर्फ इस हद तक आ गए हैं कि नहीं, वो साइफर तो सिर्फ एक शख्स का वो जो मामला था, अमेरिका का तो उससे ताल्लुक ही नहीं था। और फिर उन्होंने जो मिन्नतें शुरू की हुई हैं, तो बहरहाल जो है ना वो उनका जो एजेंडा है इस मुल्क में, वो एजेंडा वो ये था कि चीन से दूर हटाया जाए, मामला जो है ना वो चीन के नज़दीक ना जाने दिए जाएं पाकिस्तान के, कि इसके ऊपर वो अमल पैरा थे। किसके कहने पे थे ये? ठीक है, इसको चले, मैं छोटी सी एक मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद 14 मई गुजर, हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाए, कब तक हुकूमत इलेक्शन करवा सकती है, और अब सुप्रीम कोर्ट मजीद क्या कर सकती है? हमारे साथ दो माहिर कानून पाकिस्तान के टॉप लॉयर मौजूद हैं, पूछते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑडियो लीक्स के हवाले से एक कमीशन को भी तश्कील दिया है। 14 मई भी गुजर चुका, लेकिन इरफान कादरी साहब उससे पहले आर्मी चीफ ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत जिन लोगों ने तनसीबात पर हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई को शुरू कर दिया है। तो बड़ी बहस चल रही है कि आर्मी एक्ट के खिलाफ के अंदर सिविलियन का ट्रायल, इसको आप जस्टिफाइड समझते हैं जनाब? देखें, मैं क्या समझता हूँ, सारी दुनिया में ऐसा ही होता है कि कैंटोनमेंट्स में, खा वो बरतानिया हो खा अमेरिका हो, अगर कैंटोनमेंट्स में कोई फौज की तनसीबात पर उनकी बिल्डिंग्स में
वहां जाके हुल्लड़बाजी करता है या जलाओ गिराओ करता है, तो वो तो फौज का जो कानून बना हुआ है सारी दुनिया में, पाकिस्तान में आर्मी एक्ट है, उसके तहत उसको फौज ही ट्राई करेगी और कौन ट्राई करेगा। आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है साफ तौर पे कि जो लोग फौज के आर्मी एक्ट के ताबे हैं उनको वो भी आर्मी एक्ट के तहत ट्राई होंगे, और जो उन लोगों को उकसाते हैं जो कि फौज के कानून के ताबे हैं यानी कि सिविलियंस, वो भी आर्मी एक्ट में ट्राई होंगे, और जो जलाओ गिराओ करते हैं फौजी तनसीबात के अंदर वो भी आर्मी एक्ट के नीचे ट्राई होंगे। पाकिस्तान में मैं हैरान हो गया हूँ कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ट्रायल जो है चूंकि सिविलियन है और गो के कंटोनमेंट का इलाका है और फिर कोर कमांडर का घर है, वो समझ रहे हैं कि नहीं ये तो सिविल दूसरे अदालतों में ट्राई होगा, तो ये दूसरे अदालतों में बिल्कुल नहीं ट्राई होगा, वरना फौजी कवानीन अगर छावनियों के लिए भी नहीं है तो फिर फायदा क्या फौजी कवानीन का। तो इरफान कादिर साहब, इसके बाद हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में अपील का उन्हें हक हासिल होगा, तो अल्टीमेट तो सिविलियन इदारों के पास ही आ रहा है उन्होंने। अगर देखें ये एक बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार आइन ने मुतय्यन कर दिया हुआ है, जज के पास कोई पावर नहीं होती। जज तो जो है वो शिकंजे में जंजीरों में जकड़ा होता है, कानून की जंजीरों में जकड़ा होता है, वो उससे बाहर निकल नहीं सकता। ये तो ये जो इलेक्शन का फैसला ये इन्होंने बंदियाल साहब के बेंच ने कर दिया। मुझे तो जब ये फैसला किया था तो मैं हैरान हो गया कि ये तो फैसला 100 साल में भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, बल्कि इलेक्शन और भी डिले करा देंगे। लिहाजा जहां तक आर्मी एक्ट में सजाओं का ताल्लुक है, जब कोर्ट मार्शल होगा तो उसकी अपील जो है वो तो आर्मी चीफ को जाती है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का तो कोई अमल दखल ही नहीं है। वहाँ क्या अमल दखल है सुप्रीम कोर्ट का? हमें लोगों को एजुकेट करना है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स महदूद हैं। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175 उसको महदूद कर रही है, इतनी पावर्स नहीं है। मैं तो बड़े जजेस को जानता हूँ, सीनियर चीफ जस्टिस को साल से उनसे मेरी मुलाकात रही, वो बेचारे यही कहते थे कि हमारे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है। इन जजों ने ऐसा फैसला किया कि मुझे इन पर तरस आता था कि इनको लॉ ही नहीं आता, इनको समझ ही नहीं आई, इन्होंने अपना मजाक बना लिया। आधा मुल्क जो है वो बैनर लेके निकल पड़ा कि अब इलेक्शन होंगे, उनको अलहदा मुल्क में लड़ाई फसाद अलहदा करा दिया। तो ये इस तरह तो बहुत गलती हुई है इन जजेस से। मैं समझता हूँ कि अब इनको अदराक हो गया होगा कि कितना गलत इन्होंने फैसला कर दिया था, और चंद वकला ने भी ये बातें की कि अब तो वजीर आजम को कंटेम्प्ट लग जाएगी, अब ये हो जाएगा। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि ये 100 साल में भी इस तरह के फैसले इंप्लीमेंट नहीं हुआ करते, वही हुआ। अब 14 गुजर गई, अब करा लें इलेक्शन। अब कराने इलेक्शन, तो अगर नहीं कराएंगे तो अल्टीमेट वो प्रिवेल करेगा। अभी तो इलेक्शन कमीशन का रिव्यू फाइल चल रहा है, अगर उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट वहां पर रहती है तो वजीर आजम घर नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते। नहीं देखें, डेट देना इलेक्शन कमीशन का काम है, वो तो उनकी मेहरबानी है इलेक्शन कमीशन की कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी है चीफ जस्टिस को कि वो अपनी गलती का तदारक कर सकें, वरना यही होता मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इस तरह हो सकता था कि मैं रिव्यू फाइल करता, मैं तो हो सकता है कि मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग्स चीफ जस्टिस के खिलाफ करता, या मैं उनको कंटेम्प्ट नोटिस दे देता उस वक्त, क्योंकि उनका तो फैसला भी 3 जजेस का है, जबकि दूसरे जजेस जो हैं वो कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज बाय 4-3। तो अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस साहब जो है अब अपनी गलती का तदारक करेंगे और इस मुल्क को इस गिरदाव से फौरन निकालेंगे। बाकी दो आज मरियम जो साबिक 2 चीफ जस्टिस हैं उनकी सज़ा और उनको कटहरे में लाने की बात करी है, मैं आपसे उसका भी पूछूंगा ऑडियो लीक्स के जुडिशल कमीशन का। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अगर 8000 लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया है, 2200 से 3000 मतलूब हैं, तकरीबन 10,000 के करीब जो लोग हैं, अगर उनका फौजी अदालतों में ट्रायल होता है तो सज़ाए मौत या उम्र कैद है या फौजी सज़ाएँ मिलती हैं और ये सिविलियन है, तो मुल्क में अफरा तफरी वाली सिचुएशन नहीं हो जाएगी, या फिर ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि सज़ा मिलेगी तो आइंदा कोई ऐसा नहीं करेगा? नहीं, मेरे ख्याल ब्रिगेड साहब। जी ब्रिगेड साहब, आवाज आ रही सर? ये दरअसल जिस तरीके का क्राइम होता है, मिसाल के तौर पे ये जो जासूसी है ये थ्रू आउट लाहौर में ज्यादा होती है, बॉर्डर के साथ साथ। वो सिविलियन लोग होते हैं, वो पकड़े जब जाते हैं जो इंडिया या किसी और मुल्क को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उनका ट्रायल होता है अंडर ए कोर्ट मार्शल। वो सिविलियन होते हैं, उनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड होता है, उधर कोई भी नहीं बोलता कि जी मिलिट्री कोर्ट में क्यों हो रहा है। और मेरे ख्याल में ये इतने ज्यादा है कि इस वक्त भी कोई 3-4 मिलिट्री कोर्ट चल रहे होंगे। मैं खुद कोई 12 या 16 लोगों का
मिलिट्री कोर्ट कर चुका हूँ खुद, उनको सजाएं दी है उनको। और वो जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जो है, जैक ब्रांच, उसके तहत वो होती है। फिर आप अपने प्रोसीडिंग्स उनको भेजते हैं, वो उसको प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करते हैं। कोई गलती हो तो वो एडवाइस की सूरत में आपको भेजते हैं और आप इसको सही कर लेते हैं। तो ये तादाद ज़्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल में आर्मी के जो कोर्ट्स हैं वो बहुत स्पीडी तरीके से काम करते हैं। यानी किसी केस का वो 8 से 10 दिन के अंदर फैसले पे पहुंच जाते हैं और उनका प्रोसीजर जो है वो भी मॉनिटर किया जाता है। जज एडवोकेट जनरल ब्रांच का एक रेप वहाँ बैठा तो होता है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि अगर स्पीडी तरीके से 8-10 दिन के अंदर फैसले हुए, जो उनकी सजाएं हैं, अगर वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गई तो अफरा तफरी वाली सिचुएशन ही हो जाएगी। ये सारे कारकुन हैं या आम लोग हैं, तो अगर इनको आप सजा नहीं देंगे तो ये तो कल दोबारा यही करेंगे। और इनका मकसद क्या था, प्लान एक्चुअली क्या था, वो यही था कि आपको मालूम है कि कोर कमांडर के घर के ऊपर तो 120 आदमियों की गार्ड होती है जो अंदर होती है, मगर सामने से 4-5 सिपाही तो लोडेड गन्स के साथ खड़े होते हैं कि ये हम इनको लोगों को वहाँ भेजेंगे, आर्मी वाले ऊपर फायर करेंगे, इसमें से 8-10 जो है मरेंगे तो बस हम उनकी लाशें उठा के पूरे मुल्क में जो है वो शुरू कर देंगे और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे। ये तो चूंकि प्लान का आर्मी को पता लगा था कि ये है, उन्होंने आगे से खाली छोड़ दिया कि आ जाएं आप। तो आकर अभी जो भी एविडेंस है वो एविडेंस मौजूद है, उस एविडेंस के मुताबिक उनको कोर्ट मार्शल किया जाए। मेरे ख्याल में आर्मी के पास कैपेसिटी काफी है और ये कर सकते हैं। और ये आर्मी के इंस्टॉलेशंस और या जो आर्मी के इमेज है उसके लिए कामरान मूसा साहब, जो बी, एक तो सी कैटेगरी के और बी कैटेगरी के जो लीडरशिप हैं वो सारे के सारे गिरफ्तार हैं। जो A+ कैटेगरी और एक बंदा वाहिद इमरान खान साहब है, उसके ऊपर कैसे ओनस डालेंगे आपके? ये सारा कुछ वो मास्टरमाइंड था, आप तो उन्हें तोशा खाना वाले केस में प्रॉपर तरीके से गिरफ्तार नहीं कर पाए, उस तरफ भी बढ़ेंगे कि उनका ट्रायल भी हो जाए मल्टी कोर्ट में? अगर देखिए, गवर्नमेंट के पार्ट पे जो हाथ डालने की गई तो बड़ा डाला और बड़ा अजीब सा जो केस में जिस वक्त ये गवर्नमेंट ओपन हुई थी, ये मेरे पास मिशन है ज़ाती तौर पे मटीरियल मौजूद था और 4-5 के करीब लगभग जो है ना वो केसेस जो है बड़े ठीक ठाक तकरीबन तैयार थे, इमीडिएटली जो में आते थे, मगर क्यों नहीं की और उसके बाद जो है ना इधर उधर के केस क्यों बनाना शुरू किए, मुझे उसकी समझ नहीं आई। आज मैं जो है उस हवाले से मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया। तो आप इस हक में है, पूरी पीडीएम इस हक में है कि इन लोगों का ट्रायल हो जाए, इनको सजाएं मिल जाए मिलिट्री कोर्ट से? नहीं, मैं जाती तौर पे जो है, मैं जाती तौर पे मिलिट्री कोर्ट पे बिलीव नहीं करता। मैं जब 21st अमेंडमेंट आई थी तो मैं उनको चैलेंज करने वालों में से था, मैं उसमें पेश होने वाले में से था। मैं अपने मुल्क के शहरियों के हवाले से मैं इस बात की हक में नहीं हूँ कि वो मिलिट्री कोर्ट में जो ना वो उनके खिलाफ प्रोसीड किया जाए। मगर यहाँ पे एक सवाल और है जी। सवाल कि यहाँ पे ट्रस्ट डेफिशिएंट है और आपका जो एक कम से कम एक अदारा ये समझ रहा है कि दूसरे अदारा जो है वो अगर उसमें केसेस बनते हैं और उसमें जेन्युइन केसेस भी हैं, इसके बावजूद जो है ना वो एक मखसूस क्लास को या मखसूस पार्टी को इतनी रिलीफ है कि वो शायद उधर से उसमें जो है ना उनके खिलाफ प्रोसीड करके कोई रिजल्ट्स हासिल नहीं किए जा सकते। और ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन। आपकी आवाज़ बड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है कामरान साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ, फिर आप मुकम्मल कीजिएगा। एक बार फिर से खुशामदीद। इरफान कादिर साहब, ऑडियो लीक्स के हवाले से जुडिशल कमीशन तो तहकीक के लिए कायम कर दिया गया 3 रुकनी, ये क्या कर सकता है और उसके बाद इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? लेकिन उससे पहले ये 3 रुकनी क्यों? जब आजकल तो बात चल रही थी कि फुल कोर्ट बनाना चाहिए हर बड़े मसले के ऊपर, तो यहाँ पर भी फुल कोर्ट नहीं बना देना चाहिए था अगर हुकूमत तश्कील दे रही थी?
रिक्वेस्ट ये इंक्वायरी कमीशन है, ये अदालत नहीं है जी सर। ये ना तो ट्रायल कर सकती है ना ये प्रोसिक्यूट कर सकती है, रिपोर्ट देगी। बल्कि जिन्होंने प्रोसिक्यूट करना है, जिन्होंने ट्रायल करना है, जिन्होंने तफ्तीश करनी है, ये अपनी सिफारिशात उनको मुरतब कर सकते हैं और उनको ये भी कह सकते हैं कि आप कानून के मुताबिक आगे से पेशरफ्त करें। लिहाजा ये 3 जो बनाया गया, इससे पहले जो कमीशन बने थे इसी तरह ही बने थे कि वो 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बना दिए जाते हैं। इस दफ़ा उन्होंने 2 चीफ जस्टिस को बनाया है और सीनियर 3 जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको लिया है और ये 3 का इन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया है। और मैं समझता हूँ कि ठीक किया है कि ओवरऑल जो 3 टॉप के लोग हैं जुडिशरी से उनको लिया है, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता अब क्या कमीशन के लिए सारे जजेस बैठ जाएं। आप कह रहे हैं जी फुल कोर्ट, तो ये तो कोर्ट है ही नहीं। ठीक नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि चूँकि एक कोर्ट नहीं है, 3 कोर्ट हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बलूचिस्तान और सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन मैं कह रहा था अगर सुप्रीम कोर्ट में ही चले जाते हैं और वो क्योंकि ये सवाल भी हुआ था वज़ीर कानून से, बहरहाल अगर ये कमीशन देता है अपनी रिपोर्ट तो चीफ जस्टिस के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं सर, आगे क्या हुकूमत क्या कर सकती है? देखें, ये कमीशन बना है एसेंशियली वो जो ऑडियो लीक्स आए थे और उन ऑडियो लीक्स की जो उनका कंटेंट बाहर आया था, उससे एक अदलिया की बहुत तज़ीक हो रही थी और अदलिया की साख मजरू हो रही थी। तो हुकूमत का ख्याल है कि एक दफ़ा इस पे अगर अदलिया के जजेस का एक कमीशन बैठ जाए और वो इस सारी चीज़ को देख ले और अच्छी तरह से इस पे एविडेंस गैदरिंग जितनी भी कर सकते हैं कर ले, ताकि ये जो अदलिया पे जो एक सवालिया निशान बनाया गया अदलिया को, अदलिया उस सारी सिचुएशन से निकल सके और अपने आप को वो साबित कर सके कि भाई वो इन चीज़ों से मुबर्रा है। तो इसीलिए ये 3 जजेस को ये काम दिया, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। कामरान मुख्तार साहब, ये जो कमीशन बनाया गया है ठीक है, तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन जो जजेस को, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम आ रहा है, जुडिशरी इतनी डिवाइड हो चुकी है कि अब किसी जज का नाम लो तो लोग ऐसे प्रिसीव करते हैं जैसे किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम ले रहे हो, उसको किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन करना शुरू हो जाते हैं। इसको किस तरह जस्टिफाइड करेगी अगर ये हुकूमत ने, पीडीएम ने एक्शन लिया? देखिए, इसमें ये जो लीक्स हैं, इसमें किसी न किसी के हवाले से जो है वो एलिगेशन है, वो दुरुस्त भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं। तो जाहिर है उनको तो नहीं बिठाया जा सकता। उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट अवेलेबल, इस बात पे तो सेंस समझ आ रही है इसकी कि नेक्स्ट अवेलेबल जो जज हो वो इसमें बैठ जाएं और उनके वो चीफ जस्टिस जो है ना वो मुख्तलिफ, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उनके ऊपर तो इस हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर बैठ जाए, मुझे एक और डर लग रहा है कि ये अगर सच साबित हुआ तो फिर क्या होगा? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्या होगा? ये मतलब ये तकसीम इतनी ज्यादा हो जाएगी या अदारों के ऊपर जो है ना वो आपका अदम एतमाद इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसके बाद तो फिर जो है ना अल्टीमेटली लोग जो है वो एक पूरे आपके पिलर को जो है ना कहेंगे कि इससे हमें इंसाफ। मजीद सख्त लड़ाई तो नहीं हो जाएगी अमंग दी जजेस अगर ये तहकीकाती रिपोर्ट 30 दिन के अंदर चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक के ऊपर आ जाती हैं, उनके हवाले से जो ऑडियो लीक्स हुई हैं? वो तो लड़ाई शायद उनके दरमियान में बढ़े या ना बढ़े, मगर ये कौम के हवाले से जो है ना वो कौम जो है वो मजीद जो है ना वो उनका एतमाद मुतज़ल्ज़ल हो जाएगा। वो कि अगर ये बात सारी सच साबित हो जाती है कि वकला इस तरह से बैठ के और वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फलाने के पास केस जाएगा, फलाना कुछ करेगा, इसके बाद ये फैसला आएगा, तो अगर ये सारा कुछ ये दुरुस्त साबित हो जाता है तो अल्लाह रहम करे बस इस मुल्क पे। इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ट्रायल करें चीफ जस्टिस साहब का, ट्रायल आगे रेफरेंस तैयार करके भेजेंगे? वो रेफरेंस तो फिर वही आर्टिकल 209 ही है ना जी, वो आर्टिकल 209 है, वो उसमें तो फिर रेफरेंस आएगा और गवर्नमेंट उसको उस रिपोर्ट को बुनियाद बनाएगी फिर। मगर उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो मसला जो पैदा होगा वो ये होगा कि वो आपका एतमाद जो है वो कौमी एतमाद जो है वो कौम का एतमाद जिस तो ये जो कमीशन है इसको सिर्फ सर्कल जुडिशरी की ऑडियो लीक्स के ऊपर करना चाहिए या जो साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक भी हुई थी उसको भी
पकड़ लेना चाहिए। भाई ऑडियो लीक का रवाज ही बन गया। आज फिर एक और साबिक वजीर आजम की अमेरिकी कांग्रेस के रुकन के साथ ऑडियो लीक हो गई। आप जितना मर्जी दायरा बढ़ा लीजिए, मगर उसके साथ इतना हो कि वो विद इन 30 डेज कंक्लूड कर लें। ठीक, साबिक वजीर आजम करना है, मौजूदा वजीर आजम का करना है, जजेस का करना है, मतलब जो कौम के साथ जो मामला जो जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए, उनको तो कम से कम जो है ना वो देख लीजिए कि वो दुरुस्त है या गलत है। अगर गलत है, गलत तौर पे प्रोपोगेट हो रहा है, तो वो खत्म हो जानी चाहिए बात। अगर दुरुस्त तौर पे, तो जाहिर है फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और कॉन्सिक्वेंसेज में एक कॉन्सिक्वेंस जो है वो कौम का एतमाद खत्म होना है इस जुडिशरी से। ब्रिगेडियर साहब, आज इमरान खान ने इस कमीशन के ऊपर अपना रद्दमल दिया। उन्होंने कहा वो कौन है जो मौजूदा वजीर आजम और साबिक वजीर आजम की ऑडियो को भी टेप करता है, लीक करता है। बता सकते हैं वो कौन है ब्रिगेडियर साहब? मेरे ख्याल में ये किसी वक्त जो है FIA और जो इंटेलिजेंस IB है उसका इक्विपमेंट जो है वो बढ़ाया गया था, और काफी बाहर से इक्विपमेंट, और एक तरीके से वो कहते हैं कि इनको एक एज हासिल हो ISI के ऊपर। वो इक्विपमेंट ये नवाज शरीफ के दौर में हुआ था। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था। तो और काफी फंड अलॉटमेंट हुई थी, और ये काफी सारे उन्होंने वो किए थे। मेरे ख्याल में ये वही है जो इस चीजों में शायद इन्वॉल्व होगी, और फिर उसमें जो वो तो आप कह रहे हैं ये सिविल लोग ही हैं, ये सिविल लोग ही हैं, वो कौन वाले? जी हाँ, मेरे ख्याल में सिविल लोग ही हैं, क्योंकि आर्मी का कोई काम प्रोफेशनली, तो कोई आर्मी के जो इंटेलिजेंस है दो हिस्सों में है। एक MI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, वो प्योरली मिलिट्री उसके ऊपर है, इंडिया के ऊपर, अफगानिस्तान वगैरह जो भी काम है वो प्रोफेशनल काम। और ISI थोड़ा सा इसको वो पॉलिटिकल विंग बनाया गया था, जो अभी तोड़ दिया गया है, और अभी जो है ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन IB और FIA जो सिविलियन इदारे हैं वो उनके हाथ लंबे हो गए हैं माजी में। जी हाँ, ठीक। तो और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये कोई इम्बैलेंस नजर आ रहा है, लेकिन ये सारी चीजें मौजूद होती है। प्रॉब्लम ये है कि कौन क्या चीज किस वक्त लीक करना चाहता है, ये इसका ताल्लुक सियासत से है। ठीक। इरफान कादिर साहब, ये आज मरीम नवाज साहबा भी कह रही थी कि जस्टिस खोसा, जस्टिस साकिब, उनका भी ट्रायल, अभी उनकी भी बारी है, कटहरे में लाएंगे। सर ये क्या आपको लगता है कि बारी बारी सबकी बारी आएगी? साबिक कुछ जो फौजी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, क्या उनको भी ये इतनी हिम्मत रखते हैं कि लाएंगे कटहरे में जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं अपने जलसों में? या करना चाहिए ऐसा इस वक्त आ गया? अभी तक तो जो ऑडियो लीक्स जिनका जिक्र आया है इस कमीशन के बनाए जाने में, वो तो जुडिशरी सेंट्रिक है, और चूंकि जुडिशरी पे बहुत सारी बातें आ रही थी और वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार थी, तो मैं समझता हूँ कि ये जो कमीशन बनेगा, तो ये जब इसमें इंक्वायरी करेगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है क्लैरिफाई होंगी, क्लियर होंगी, क्लैरिटी आएगी। और इसमें जैसे कमरान मुर्तज़ा साहब फरमा रहे थे कि अगर तो कुछ हाजिर सर्विस जजेस जो हैं वो मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आते हैं, तो उनके मामला तो डेफिनेटली फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ चले जाएंगे जी। और अगर कोई इस तरह का हमें कोई करप्शन का आंसर मिलता है और कोई ऑफेंसेस अगर किसी ने कमिट किए हैं अंडर द पीनल कोड, तो वो जो दूसरे इदारे हैं, जो तफ्तीशी इदारे हैं, और फिर उनकी प्रोसिक्यूशन जो है वो दूसरी अदालतों में हो सकती हैं, जो कोर्ट्स हैं, फौजदारी कोर्ट्स में भी हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी इससे वो आ सकती हैं सामने। तो इन एनी केस अगर इस तरह की कोई कॉन्डक्ट किसी जज ने अगर वाकई किया है, तो उसको तो कैफरे किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो इनोसेंट है और उस पर बातें उछल रही हैं, तो वो भी ज़रूरी है कि कमीशन उसको क्लियर कर दे, ताकि वो आराम से अपना काम कर सके। ठीक, दो चीज़ें हैं ना सर, एक तो एक जज का, हाजिर सर्विस का या रिटायर का मिसकंडक्ट ऑडियो के अंदर, और दूसरा ऑडियो लीक करने वाले का मिसकंडक्ट के वो एक प्राइवेट बात को लीक कर रहा है। दोनों चीज़ों को देखा जाएगा? नहीं, ऑडियो लीक करने वाले का कोई मिसकॉन्डक्ट नहीं है। ये जरा बात को समझे, पहले आप समझाएं सर। वो ये है कि ऑडियो लीक वाले का मिसकॉन्डक्ट वहाँ आता है जहाँ पे कि दो लोग आपस में कोई राज़ो न्याज़ कर रहे हैं, कोई घरेलू बात है, आप उनकी बदनामी करने के लिए लीक कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे एक शख्स जो है बाकायदा वो ऑफेंस कर रहा है,
स्टेट के रियासत के अदारों से और सेक्रेट ट्रस्ट से खिलवाड़ कर रहा है, या वो कोई ऑफेंस करने वाला है किसी जगह, वो जाके तो वो करने वाला है, कोई क्राइम करने वाला है किसी जगह पे जाके, ऐसों को तो इंटेलिजेंस का फर्ज बनता है कि वो टैपिंग करें और उनको बर वक्त पकड़ें, क्योंकि ये जो प्रिवेसी है ना जी, प्रिवेसी ऑफ होम जिसको हम कहते हैं, जिसके तहत कि हम कहते हैं कि टैपिंग नहीं हो सकती, प्रिवेसी ऑफ होम इनवॉयलेबल है, लेकिन दैट इज सब्जेक्ट टू लॉ। ठीक, अगर आपने ऐसे कवानीन बनाए हुए हैं और आप उन कवानीन के तहत ये चीजें टैपिंग वगैरह कर रहे हैं तो टैपिंग बिल्कुल करें, लेकिन बीज मालो मत बने के लोगों को आपस में लड़ाना शुरू कर दें, खाम खा फजूल एक्सरसाइज में मत पड़े। लेकिन जहाँ पे के कोई खिलवाड़ कर रहा है अदलिया से, कोई खिलवाड़ कर रहा है मुल्क इदारों के से, तो ये जरूर करें। तो वहाँ पे जरूर छोटी सी एक ब्रेक, ठीक है। मैं उसके बाद क्या अब इस कंसेंसस हो जाना चाहिए? अदालत ने बहुत मौके दिए, 14 मई तक मौका दिया, नहीं हुआ। इमरान खान कह रहे हैं मुझे माइनस करके पाकिस्तान का क्या भला हो जाएगा, यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? कौन है इस वक्त जो इस सारे सिनेरियो से पाकिस्तान की सियासत को बाहर निकालेगा? ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। सेनेटर कामर मुर्तज़ा साहब, मुझे माइनस करने में पाकिस्तान का क्या फ़ायदा? अगर है फ़ायदा तो बता दें, मैं खुद माइनस हो जाऊंगा। इमरान खान को माइनस करने पे तुले हैं, या फिर जज़ा सज़ा का तयन किया है, या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे ही होनी थी और सही हो रही है? देखिए, नवाज शरीफ को माइनस करने का फायदा था जब नवाज शरीफ को कमर साहब, आपकी आवाज़ का इशू आ रहा है, मुसलसल बात करें, दोबारा बात कीजिएगा सर। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब नवाज शरीफ को माइनस करवाया तो क्या हुआ था? 70 नहीं, देयर इज समथिंग इशू सर विद योर वॉइस। अब अगर इनको ऑडियो कॉल पे एक पॉइंट इनका लेना बड़ा ज़रूरी है। माइनस करने का क्या मसला है सर? ब्रिगेड महमूशा साहब, फिर मैं आता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये खुद अपनी मशहूरी के लिए कह रहे हैं। इनके खिलाफ केसेस हैं और वो केसेस ऐसे हैं कि अगर जजेस ना घबराएं तो इसमें ये खुद ब खुद डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। एक तो वो केस अभी ख़त्म कर दिया, जो वो छोटा केस नहीं था कि वो जो टेरियन का केस है वो छोटा केस नहीं है, उसके सारे सबूत अमेरिकन कोर्ट से मंगवाए जा सकते हैं और मंगवाए गए हैं और उसके सबूत वगैरह मौजूद हैं। इसी तरीके से ये जो तोशाखाना और दूसरा भी है फॉरेन फंडिंग वाला, और तीसरा ये अभी जो मौजूदा केस है, हर एक जो है उसमें, तो उसको एक तरीके से कोर्ट को डराया जाता है, एक थ्रू फिजिकली जो अपने साथ ये जत्थे लेके जाता है, और दूसरे जो है फिर ये पॉलिटिकली इस तरह के स्टेटमेंट्स देके कि इनका मकसद है कि मुझे माइनस करे। तुम्हें माइनस करे या प्लस कर दे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कानून का तो एहतराम आप करें ना। आपके लिए सेपरेट कानून तो नहीं हो सकता ना इस मुल्क का। अगर ये किसी ने यही जुर्म किए हों तो आप उनको सजा देंगे या नहीं देंगे? एंड अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द जजेस, कुछ तो बेचारे जो नीचे है, मैं समझता हूँ कि शायद वो डर की वजह से, और ऊपर वाले जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वो पहने हुए हैं चुगे, लेकिन तो मेरे ख्याल में वो उतार के पीटीआई के चुगे पहन ले तो बेहतर होगा, साफ नजर आएगा कि क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के बारे में यह है कि वो फिर नून लीग या पीपल्स पार्टी के पहन ले। सर, ये डिवीजन कैसे खत्म होगी? मैं इरफान कादिर साहब से पूछता हूँ। इरफान कादिर साहब, माइनस टेक्निकली पॉलिटिकली होंगे या फिर ये रवाज ही खत्म होना चाहिए कि सियासत में क्यों माइनस करें? नवाज शरीफ को माइनस करके देख लिया, पाकिस्तान कहाँ पर पहुंच गया? इरफान कादिर साहब, अगर आप इस पे बात करें। मैं तो साल से कह रहा हूँ कि अदलिया को इस तरह के इश्यूज जहाँ पे के पॉलिटिकल यानी पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर चलता है तो वहाँ अदलिया जरूर बीच में आ जाती है। उससे हो क्या रहा है कि उससे जुडिशलाइजेशन हो रही है पॉलिटिक्स की और पोलिटिसाइजेशन हो रही है जुडिशरी की। तो मैं बड़े सालों से कह रहा हूँ कि अदलिया को इस तरह के इश्यूज में नहीं आना चाहिए। उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट में भी लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल इश्यूज में खा कोई कानूनी नुक्ता भी हो तो जजेस उसमें नहीं आएंगे।
अब मसलन ये सारे मामले जो थे इलेक्शन के, ये तो इलेक्शन कमीशन के करने के थे, इन्होंने सुओ मोटो नोटिस लेके उसमें भी आ गए। हर चीज में बीच में कंट्रोवर्सी में अदलिया खुद ही घुस जाती है, हालांकि अदारे कायम है दूसरे जो हैं जिनका काम है इन चीजों को देखना। और बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो पार्लियामान में सियासतदानों को तय करने चाहिए, ये जब खुद ही बीच में आ जाते हैं तो अब मुश्किल पड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इनको इज्तनाब करना चाहिए और आने वाले दिनों में जो हमारी पार्लियामान है उनको चाहिए एक नया कोर्ट तश्कील दें, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और उसका कम्प्लेक्शन जो है ना सिर्फ वकीलों और जजों का नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ पुराने पार्लियामेंटेरियंस हों, कुछ लॉ से रिलेटेड हों, बेशक एक आधा फौज का भी बीच में डालें, मुख्तलिफ लोग डालें, एक बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं ताकि इस तरह के मामले अगर बहुत ज्यादा लड़ाई मचे तो वो वाली अदालतें, ये जो नॉर्मल अदालत के पैरेलल अदालत खड़ी कर दें, अदालत के पैरेलल अदालत खड़ी कर दें। एक पैरेलल नहीं, आप समझे ही नहीं, पैरेलल नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो सियासी इशू है सियासतदानों के, सिर्फ उसकी हद तक, बाकी नहीं। बाकी तो सारे जो अदालतें अपना काम कर रही हैं जनरली तो काम अच्छा कर रही हैं, फौजदारी मामलात हैं, सिविल मामलात हैं, लेबर के हैं, सर्विस के हैं, बाय एंड लार्ज अच्छे फैसले होते हैं। लेकिन जब सियासत का मामला आता है, बड़े बड़े सियासतदानों के मामले आते हैं, तो वहाँ पे अदलिया बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार होती है और फिर मुतनाज़ हो जाती है, जैसे कि आजकल हुई है। सेनेटर कामर मुर्तज़ा साहब, एक तो जो इन्होंने इरफान कादिर साहब ने बड़ी मौजूद राय इनकी, इन्होंने राय दी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दे ताकि सियासतदान वहाँ चले जाए और अदालत बाकी लोगों का जो 6,000, 10,000, 15,000 या पूरे मुल्क में लाखों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं उनको देखे और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आपके पार्लियामेंटेरियन के इशूज़ को देखे। और दूसरा, इमरान खान को माइनस करके क्या हासिल कर लेंगे आप लोग? देखिए, इमरान खान साहब जो है ना, उनको गलतफहमी है कि उनको कोई माइनस करना चाहता है। वो चूंकि एक किसी मामले में एक्यूज हैं, वो नवाज शरीफ वाले मामले में नवाज शरीफ को माइनस करने के, तो वो समझते हैं कि उनके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। ये नवाज शरीफ के साथ अपेरेंटली तो ज्यादती हुई है, उसको जो है पनामे से शुरू करके कामे पे निकाला गया, आर्टिकल 17 की वायलेशन हुई है और अब वो जजमेंट फील्ड होल्ड कर रही है बदकिस्मती से। तो अब ये जो बात कर रहे हैं अपना इरफान कादिर साहब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, देखिए दो बातें आपको करनी पड़ेंगी, या तो क्यों ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट आ रहा है, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाइए या फिर आपकी पार्लियामान जब कहीं पे समझे कि ये जजमेंट जो है ना वो गलत है तो उसका उस जजमेंट को वो अनडू कर सके। तो कहीं ना कहीं पे आपको कुछ और तरह से जूरिस्प्रूडेंस जो है डेवलप करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारे सियासी मामलात में, बल्कि अक्सर सियासी मामलात में शिकायतें आती हैं और वहाँ पे जो है ये शिकायत आमतौर पे बहुत ज़्यादा है कि वहाँ जो है बेंचेस जो है ना वो मर्जी के बन जाते हैं। अगर एक तरह से मामले को एक तरफ ले जाना हो तो एक तरह से बेंच बन जाता है, किसी और तरह से ले जाना हो तो किसी और तरह से बेंच बन जाता है। उस बेंच की बनने में, बेंच की तश्कील में जो है वो आपको कभी कोई लॉजिक नजर नहीं आएगी। बेंच बनने की तश्कील में लॉजिक ये हो सकती है कि 1 से लेके 10, 1 से सारे के सारे, 1 से 5 सारे के सारे सीनियर, 1 से 3 सारे के सारे फर्स्ट 3 सीनियर्स, फर्स्ट 5 सीनियर्स, फर्स्ट 7 सीनियर्स, वो यहाँ पे आपको जो है ना ये चीजें मिसिंग नजर आएंगी। जब चीजें मिसिंग नजर आएंगी और उसके बाद 63 जैसे फैसले आएंगे जिसके नतीजे के अंदर एक गवर्नमेंट चली जाएगी, दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी, असम्बली तोड़ने का मटेरियल जो है ना वो मवाद मुहैया हो जाएगा, तो फिर जो है ना वो लोग बातें करेंगे आपने जितनी भी नेक नियति से ये फैसले किए, मगर उसका जो नतीजा निकला है वो नतीजे के को जो है लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है ना वो एक असम्बली, जो एक गवर्नमेंट चली गई, दूसरी गवर्नमेंट उसकी जगह पे आई, असम्बली तोड़ने के लिए मामला बन गया, या नवाज शरीफ वाला जो फैसला था उसमें जो कुछ हुआ वो भी तारीख का एक हिस्सा है। दुनिया में हमने एक नया जूरिस्प्रूडेंस जो है डीवेलप कर दिया, उसमें हमने जो है वो ऐसे जजेस लगा दिए जो सुपरवाइज करेंगे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से। क्योंकि जो कुछ हुआ ये, और इमरान खान जब अब डरते हैं तो वो शायद इसी बात से डरते हैं क्योंकि वो जो कुछ वो हुआ था उस सारे मामले के वो शरीके कार थे। तो अब शायद ना खामखा गिल्टी फील होता है कि शायद मेरे साथ भी हमने सब ने मिलके किया था। तो अनफॉर्चुनेट, ये सब नहीं होना, ये अनफॉर्चुनेट है, ये कल भी नहीं होना, आज भी नहीं होना चाहिए, कल भी नहीं होना चाहिए था और आज भी नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामर मुर्तज़ा साहब आपका भी, ब्रिगेडियर जनरल महमूद शाह साहब आपका भी, और इरफान कादिर साहब का भी। पाकिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है ये इस वक्त नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए और अदालतों से बहुत सारे साबिक़ वज़ीर आज़म ने सज़ाएँ हासिल की हैं।
अब अदालती सज़ाएं नहीं हासिल करनी चाहिए बल्कि अदालतों को इंसाफ करना चाहिए। और इरफान कादिर ने कहा कि सियासतदानों के जो इशू हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले कर देने चाहिए ताकि ये अदालतें अपना काम करें, सियासतदानों के मामला उसमें जाएं और वहाँ पर फ्री ट्रायल हो, ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई ये ना कह सके कि मैं अदालत का विक्टिम हूँ। जो भुट्टो से शुरू हुआ, नवाज शरीफ तक और अब इमरान खान को भी इस बात का डर है। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।